गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी मुझे जिस समय लेक्चर देख रहा है। नाउ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंस मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम कवर करेंगे सोर्स ऑफ फाइनेंस। नाउ कई बार जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उस बिज़नेस को रन कर सकें। अब वो पैसा कहाँ कहाँ से आता है और हम उसको किस तरीके से ला पाते हैं, ये ही आज हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि मेनली बिजनेस के अंदर अगर हम बात करें कि पैसा हम कहाँ से ला सकते हैं, तो वो दो तरीके होते हैं। या तो अपना खुद का पैसा लाना, या फिर कहीं और बाहर से पैसा मंगवाना। तो अगर हम अपना खुद का पैसा लगा रहे हैं तो हम उसे मानते हैं इक्विटी, समता, यानी कि हमारी खुद की पैसे लगाने की क्षमता। तो अगर हम उसे कहीं और से ला रहे हैं, यानी कि अगर हम उसे बाहर से ला रहे हैं लोन, तो वो कहलाता है लोन लेना। ठीक है। ना इक्विटी के अंदर केवल एक ही चीज़ नहीं आती है, हमें उसमें कई सारी चीज़ें आती है, उसमें डिवाइडेशन होता है। तो सबसे पहले समझते हैं इसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं इक्विटी के अंदर। देखिए, मान लेते हैं कि जब आप अपना खुद का पैसा लगा रहे हो तो वहाँ पे आपको वो तीन चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप अपना पैसा लगा रहे हो तो पूरा का पूरा पैसा आपका लगेगा। जितना भी लॉस होगा आपका होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा वो सब आपका प्रॉफिट होगा। और कंप्लीट का कंप्लीट नुकसान जो है वो आपका है। यानी कि अगर कल को आपकी कंपनी बंद हो जाती है, आपका बिजनेस बंद हो जाता है, तो सबसे लास्ट में पैसा किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। ठीक है। तो ये जब हम कहते हैं तो इसे बोलते हैं इक्विटी शेयर्स, इसे बोलते हैं कंप्लीट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ये होता है इक्विटी। लेकिन वहीं अगर हम दो चीज़ों के अंदर प्रेफरेंस दे दें, क्या दो चीज़ों में प्रेफरेंस दे दें कि एक तो हम उन्हें बोले कि आपको यानी कि आप पैसा लगाओ, हमसे पहले आप लेकर के जाना पैसा, यानी कि रिटर्न जो है वो आपको पैसा पहले मिलेगा। और अगर कंपनी बंद होती है तो भी आपको जो है पहले मिलेगा, यानी कि जब भी कैपिटल जो है वो भी आपको पहले मिलेगी। तो अगर ये दोनों चीज़ों का प्रेफरेंस अगर दिया जाता है तो वो कहलाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि रिटर्न और कैपिटल का प्रेफरेंस होता है कि आपको ये पहले मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें कि सर इनको क्यों इश्यू किया जाता है या ये चीज़ क्यों आती है, देखिए कई बार क्या होता है कि आपके बिज़नेस में कोई इतना रिस्की है कि कोई पैसा लगाने के लिए तैयार है नहीं, क्योंकि आपके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला है और रिस्क बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब जब कोई पैसा लगाने के लिए तैयार है नहीं, तो आप उन शेयर उन जो जो पैसा लगाने के लिए है उनको आप जाते हो और उनको बोलते हो कि ठीक है, आप यहाँ पे रिस्क है और आपको चाहिए था 20% रिटर्न। मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। मान लीजिए जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना, मतलब जो कि पैसा लगाने वाले आते हैं, वो बोलते हैं कि हमको 20% रिटर्न चाहिए, जबकि तुम्हारे यहाँ पे 10% रिटर्न ही मिलता है। तब वो बोलता है कि इक्वल पैसा मैं भी लगाऊंगा। ठीक है, इक्वल पैसा मैं भी लगाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको प्रेफरेंस देता हूँ। ठीक है, कि पहले आपका 20% मैं आपको दूंगा, उसके बाद जो बचेगा वो मैं रखूंगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पैसा मिलता है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमेशा, क्योंकि पहले इनको पैसा मिल रहा है, तो हमेशा ये डिसाइडेड करना रहता है कि इनको कितना पैसा मिलेगा। क्योंकि अगर पहले इनको मिल रहा है तो ये डिसाइड रहना चाहिए कि पहले इनको कितना मिल जाएगा, उसके बाद हम लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जब भी प्रेफरेंस इशू किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाते हैं, तो यहाँ पे उनको रेट जो है वो फिक्स रहती है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर की रेट क्या है? फिक्स रहती है। और साथ ही साथ इनके अंदर ये भी फिक्स रहता है कि आपको इतना पैसा मिलेगा और इस तरीके से आपको पैसा मिल जाएगा। उसके बाद जो भी पैसा बचता है वो इक्विटी के पास चला जाता है। नाउ इक्विटी के अंदर ही थर्ड नंबर पे आता है रिटेन अर्निंग। जब आप बिजनेस स्टार्ट कर चुके हो तो आपके पास कुछ पैसा आएगा। अब उसमें से कुछ पैसा आप अपने खर्च वगैरह के लिए निकाल लोगे, बाकी जो पैसा बचा है जिसको आप यूज़ कर सकते हो बिजनेस में वापस से, वो कहलाता है रिटेन अर्निंग। ठीक है, ये भी पैसा बिजनेस में यूज हो सकता है। तो ये भी क्योंकि आपका खुद का पैसा है, वो प्रॉफिट किसका? क्योंकि कंप्लीट प्रॉफिट आपका था। अब आपने उस प्रॉफिट को खर्च ना करके बिजनेस में लगाया, तो वो प्रॉफिट भी आपका ही कहलाएगा। तो रिटेन अर्निंग क्या हो गया? जब आप उस बिजनेस के अंदर आप पैसा लगाते हो। नो, अब हम बात करते हैं लोन के अंदर। तो देखिए, लोन में आप किसी भी तरीके से किसी को भी स्ट्रक्चर कर सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो कि आप मुझे लोन देना 5 लाख का, मैं आपको जो है 1.5 लाख 4 साल में दे दूंगा, या किसी भी तरीके का लोन हो सकता है। और लोन के कई तरीके के रूप हो सकते हैं, बट जो हम मेनली पढ़ते हैं, हम चलिए उनको एक एक वन बाय वन समझते हैं। एक होता है डिबेंचर। अब नो, डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर के अंदर ये लिख दिया जाता है, एक पेपर के अंदर लिख दिया जाता है कि ये कंपनी जो भी इस डिबेंचर का होल्डर होगा, या जिसके पास ये डिबेंचर होंगे, रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर होगा, उसको हम 10% की रेट से इंटरेस्ट देंगे। और ये एक डिबेंचर 100 रुपये का है। ठीक है, तो अगर आपको जैसे इस कंपनी में 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो आप 50 डिबेंचर खरीद लो। ठीक है, तो इस तरीके के डिबेंचर होते हैं जो कि कंपनी इश्यूज़ करती है, और वो इसे इशू किए जाते हैं ताकि आपसे लोन लिया जा सके और आपको फिर रिटर्न के रूप में इंटरेस्ट दिया जाता है।
उसके बाद लोन डिबेंचर के अलावा एक आते हैं बॉन्ड्स, ये भी सिमिलर टू डिबेंचर होते हैं, नाम थोड़ा सा डिफरेंस है और इसमें भी थोड़ा बहुत फंक्शनल डिफरेंस रहता है। उसके बाद आता है आप लोन, यानी कि प्रॉपर एक लोन है। अब आप लोन किस तरीके से ले सकते हैं, तो लोन आप ले सकते हैं फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, जिस तरीके से एसबीआई हो गया, पीएनबी है ना, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, विजया बैंक, इस तरीके के जो भी बैंक है जो कि कमर्शियल बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक है ना, यस बैंक है ना, तो इस तरीके के जो भी बैंक है जो कि कमर्शियल बैंक है जिनको लाइसेंस मिला हुआ है आरबीआई की तरफ से, आप उनसे लोन ले सकते हैं। या फिर एक और आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे होते हैं, जब आपको बड़े लोन चाहिए होते हैं या आपके पास उनके कोई होते हैं, तो आपके उनके साथ अगर कोई वो है मीटिंग्स वगैरह, जानकारी वगैरह, तो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी आप लोन ले सकते हैं, जैसे कि एलआईसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया है ना, जीटीआई हो गया, सॉरी यूटीआई हो गया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एंड इसके अलावा भी कई सारे हो गए जैसे सिडबी, सिख इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना, बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक हो गया, एडबी, और है ना, तो इस तरीके से रूरल है ना, रूरल कॉरपोरेशन हो गया, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इस तरीके के कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा काम करते हैं, तो उनके अंदर भी आप जाकर के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और आप लोन उनसे भी ले सकते हो। थर्ड नंबर पे आप एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। अब ये क्या होता है, ये वो होते हैं जैसे मान लीजिए अगर आपको बैंक का लाइसेंस नहीं मिलता है, क्योंकि आरबीआई इतनी जल्दी बैंक का लाइसेंस नहीं देता है, तो कई बार इंडिया के अंदर बैंक को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए, बैंकिंग सिस्टम को और इम्प्रूव करने के लिए और मनी के फ्लो को बढ़ाने के लिए कई बार वो एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लाइसेंस इशू करता है। अब इसमें आपको जो बैंकिंग कंपनी जो होती है उसमें आप कई सारे फंक्शंस कर सकते हो, एनबीएफसी में थोड़े से कम फंक्शंस होते हैं, जैसे बैंक आपको कई सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर सकता है, बट एनबीएफसी में थोड़ा सा कम रहता है इसमें। और भी अदर कई सारे हैं जिनको हम वन बाय वन अभी यहाँ पे देखेंगे वो क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेट सिक्योरिटाइजेशन। अब ये होता क्या है, ठीक है, ये आपको कई बार सुनने को मिलेगा। तो ये क्या होता है कि जब बैंक कई बार क्या होता है कि लोन लेता है, ठीक है, लोन देता है, सॉरी, जैसे उसने मान लीजिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं एक बैंक जो है उसके पास फंड पड़े थे 1 करोड़ का, और उसने 1-1 लाख के 10 लोन, सॉरी 100 लोन डिवाइड कर दिए और 100 जोनों में 1-1 लाख के लोन बांट दिए। अब उसके पास फंड है नहीं, ठीक है, और उसको पैसे चाहिए ताकि वो और लोन दे सके, क्योंकि यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है और लोन लोगों को लोन चाहिए। अब लोन बैंक में पैसा जमा नहीं करा रहे हैं क्योंकि बैंक में रिटर्न अच्छा नहीं है, हो सकता है, या कोई और रीज़न है जिससे बैंक में इतना पैसा नहीं है और आ नहीं रहा है। तो अब वो क्या करेंगे, ये जितने भी लोन हैं इनको एक जगह डालेंगे, ठीक है, इन एग्जिस्टिंग लोन का एक पूल बनाएंगे और उस पूल को ये दे देंगे स्पेशल पर्पज व्हीकल के अंदर, ठीक है। स्पेशल पर्पज व्हीकल क्या होता है, एक लोन का पूल होता है, उसको बेच दिया जाता है। अब स्पेशल पर्पज व्हीकल इन 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 के बदले, यानी कि 1 करोड़ के बदले कुछ कमीशन काट के इनको पैसा देगा। अब ये पैसा कहाँ से लाएगा, तो ये अपना खुद के शेयर्स जो है वो इशू करेगा, अपनी खुद की सिक्योरिटीज इशू करेगा, ठीक है। और ये जो इशू करेगा वो किस में इशू करेगा, वो करेगा आम जनता के अंदर, और वहाँ से फिर उठाया जाएगा पैसा। तो इस तरीके से यहाँ से उठा करके पैसा इसके पास आ जाएगा, एसपीवी के पास, स्पेशल पर्पज व्हीकल के पास, और स्पेशल पर्पज व्हीकल बैंक को पैसा दे देगा, और बैंक जो है अब फिर वो जो पैसा आया है उसके पास, उससे फिर से लोन जो है डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से बैंकिंग का फंक्शन चालू हो गया, स्पेशल पर्पज व्हीकल को हो गया, और जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ था, जिनको कहीं पैसा लगाना था और वो बैंक में नहीं लगा रहे थे क्योंकि उनको वहाँ से रिटर्न बहुत कम मिल रहा था। अगर आप सेविंग में लगाते तो आपको कितना मिलता है ना, 3-4%, और एफडी में लगाते तो 5-6%, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छा रिटर्न मिल जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेंचर कैपिटल। तो वेंचर कैपिटल क्या होता है कि जब आपकी शुरुआत में काफ़ी रिस्क होता है या फिर आपको शुरुआत में काफ़ी सारा पैसा चाहिए होता है, लेकिन आपके पास इतना पैसा होता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आप बिग इन्वेस्टर्स के पास जाते हो और उनसे कहते हो कि मेरा ये एक आइडिया है और मैं ये कंपनी स्टार्ट करने वाला हूँ, ये बिज़नेस मेरा है, ये आइडिया है, इस तरीके से प्रॉफिट होगा, हर चीज़ उन्हें बताते हो। अगर उन्हें वो बिज़नेस पसंद आता है तो वो उस अनएक्सपीरियंस और न्यू बिज़नेस जहाँ पे हाईली रिस्क है वहाँ पे वो पैसा लगाने के लिए तैयार होते हैं ना। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये वेंचर कैपिटलिस्ट जिनको बोला जाता है जो पैसा लगाते हैं, ये इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट ये पैसा क्यों लगाने के लिए तैयार होते हैं। तो देखिए, फाइनेंस का एक रूल है कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा रिटर्न होगा, ये चीज़ याद रखिए। तो जिन्होंने अभी पेटीएम हुआ, जैसे पेटीएम जो हमारा है ना नया था, ठीक है, या फिर ओला हो गया, उबर हो गया, ओयो हो गया, तो इस तरीके के जो स्टार्टअप्स है या जो इस तरीके के जो नए बिजनेस थे ये बिल्कुल अनएक्सपीरियंस थे, ये कभी इन्होंने कभी ट्राई नहीं किया, तो इनमें जिन्होंने पैसा लगाया आज उन्हें पैसे की वैल्यू काफ़ी बढ़ चुकी है। तो इसीलिए उस समय जो पैसा लगाते हैं हाईली रिस्क पे, वो वहाँ पे ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं ना। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर पे लीज फाइनेंसिंग। अब मान लीजिए आपको कोई पैसा कोई एसेट चाहिए होती है, ठीक है,
और ये एसेट जो है बहुत महंगी है, मान लीजिए तकरीबन 100 करोड़ की है। अब एक ऑप्शन आपके पास ये रहता है कि आप ये 100 करोड़ रुपए जो है मार्केट से उठाओ, और मार्केट से उठाने के बाद वो 100 करोड़ रुपए से वो एसेट आपको परचेज करो। लेकिन अगर आपको वो 100 करोड़ की जो एसेट है वो 2-3 साल के लिए चाहिए और उसके बाद आपको वो एसेट नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप 100 करोड़ की एसेट लेने के बजाय आप मार्केट में जाओगे और बोलोगे कि मुझे ये 100 करोड़ की अगर एसेट मुझे चाहिए, तो आप मुझे लीज यानी कि रेंट पे कितने रुपए में आप दे सकते हो, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाओगे और लीज के बारे में पूछोगे कि आप मुझे कितने रुपए में आप ये मुझे लीज पे दे सकते हो। तो वहाँ पे आप परचेज की बजाय लीज करोगे, लीज लेना पसंद करोगे, और फिर जो भी एनुअल लीज आता है आप उसे पे कर दोगे। तो ये आपके लिए एक तो सस्ता पड़ेगा, दूसरा आपको कई सारी जो एक्टिविटीज़ है उससे आप बच जाओगे। यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना था, 100 करोड़ रुपये है ना लोगों से उठाने थे, फिर लोगों से उठाने के बाद आप जाते एसेट को परचेज करते, फिर उसके बाद एसेट को इंस्टॉल करके और ये सारी चीज़ें करते। यहाँ आप गए, सीधा बोला कि मुझे ये एसेट चाहिए, और एसेट का कोई डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा किया नहीं, उन्होंने डायरेक्ट आपके यहाँ इंस्टॉल कर दिया, और आप अब हर साल आप उस एसेट का पेमेंट कर रहे हो। इस तरीके से ये लीज फाइनेंसिंग काम करता है। उसके बाद आता है ट्रेड क्रेडिट। ये आप सब जानते होगे, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ है नहीं। आप अपने जो सप्लायर है उनसे बोलते हो कि मैं अभी आपको पैसा नहीं दे सकता, मैं आपको पैसा जो है 1-2 महीने में दूंगा। तो ये जो आप क्रेडिट लेते हो ये कहलाता है ट्रेड क्रेडिट। इसके बाद बात करते हैं एक्रूड एक्सपेंडिचर। तो ये सिमिलरली होता है, अभी हमने जो पिछले वाला पढ़ा था है ना ट्रेड क्रेडिट के हिसाब से, तो ये एक्रूड एक्सपेंडिचर भी वही होता है। यहाँ पे आप जो सप्लायर है उनसे आप उधार नहीं लेते हो, बल्कि जो आपके एक्सपेंडिचर है आप उनको बकाया रख देते हो। जैसे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आया और उसमें लिखा हुआ है कि लास्ट डेट ये है, और उसके बाद अगर आप चाहो तो 1 महीने बाद भी पे कर सकते हो। 1 महीने का आपको थोड़ा बहुत पैसे लगेंगे, बट आप 1 महीने बाद भी पे कर सकते हो। तो आप उसको लेटर ऑन पे करते हो, ठीक है। आप उसको एक्सपेंडिचर को एक्रूड कर देते हो, आप उसको डिफर कर देते हो, ठीक है। इसको इसीलिए डिफर एक्सपेंडिचर भी बोला जा सकता है। उसके बाद आता है एडवांस फ्रॉम कस्टमर। तो जिस तरीके से आपने सप्लायर को, है ना, सप्लायर से आपने क्या किया, आपने माल एडवांस में ले लिया, आप अपने कस्टमर को बोलते हो कि आप मुझे पैसा पहले दे दो और मैं आपको माल जो है 1 महीने 2 महीने बाद में सप्लाई करूँगा बना के। तो ऐसा हो सकता है जब आपका या तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसमें बहुत टाइम लग रहा है, जैसे 2 महीने, या फिर आपका कस्टमर जो है एक ऑर्डर बेसिस पे आ रहा है, ठीक है, वो रेगुलर कस्टमर नहीं है, वो ऑर्डर बेसिस पे आ रहा है, तो वहाँ पर भी आप एडवांस डिमांड कर सकते हो। या फिर कई बार जो है प्रोडक्ट अगर कॉस्टली है और आपको लगता है कि यार ये प्रोडक्ट बनाने के बाद बिकेगा नहीं, तो वहाँ पर भी आप बना सकते हो। या कस्टमर का एकदम कस्टमाइज प्रोडक्ट है, यानी कि कस्टमर आ रहा है बोल रहा है कि ये प्रोडक्ट मुझे बना के दो, और अगर कस्टमर वो प्रोडक्ट नहीं लेता है तो मार्केट में कहीं नहीं बिक सकता, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उससे एडवांस लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप रिस्क जो है एडवांस ले सकते हो। उसके अलावा फिर आता है कमर्शियल पेपर्स। सर ये क्या होते हैं? तो कमर्शियल पेपर एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, और जब भी कोई शॉर्टेज होता है तो वो कंपनी या वो जो पर्सन होता है वो इसे इशू करता है कि मुझे शॉर्टेज है और मुझे पैसा चाहिए। अब जिसके पास एक्सेस फंड पड़ा होता है वो उनको परचेज कर लेता है, ठीक है। एक कमर्शियल पेपर क्या होता है, ये पेपर है और यहाँ पे लिख दिया जाता है कि रेट क्या है और कितने रुपए का क्या है, और ये इशू कर दिया जाता है जिनको चाहिए होता है, ठीक है, जिनके पास एक्सेस फंड पड़ा होता है उनसे पैसे उठा लिए जाते हैं। यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि इनका जो डिनोमिनेशन होता है, यानी कि ये केवल और केवल 5 लाख के मल्टीपल में ही इशू किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये के इशू कर रहे हो, केवल और केवल 5 लाख के मल्टीपल में इशू किए जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि ट्रेजरी बिल। अब ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, इनको कॉमनली वैसे टी बिल के नाम से जाना जाता है, और ये इशू किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड को कंप्लीट करने के लिए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को मान लीजिए कि 30 दिन के लिए कोई पैसा चाहिए होता है, तो अब वो पैसा कहाँ से लेकर के आए, ठीक है। अब वो बड़े बड़े बैंक के पास जाकर के लोन ले सकती है, लेकिन 30 दिन के लिए लोन लेना उसके लिए सही नहीं रहेगा। तो वो क्या करती है, वो टी बिल इशू करती है, जो कि 14 डेज से लेकर के 365 डेज तक के होते हैं, और उनको जितना भी उनको चाहिए होता है वो डेज लिख देते हैं, और फिर ये टी बिल्स जो है वो आरबीआई को दे देती है, और आरबीआई एज ए गवर्नमेंट का मैनेजर, ठीक है, बैंक मैनेजर, वो इनको आम जनता में इशू करवाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, और यहाँ से पैसा फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। टी बिल से काफ़ी पैसा उठाती है सरकार, और इसे बोला जाता है मनी मार्केट, ठीक है। कैपिटल मार्केट में इसका डिस्कशन नहीं आएगा, इसे बोला जाता है मनी मार्केट, जहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाते हो, तो ये मनी मार्केट, जिसमें टी बिल्स भी एक आता है। फिर आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, कोई भी कंपनी जिसको पैसा चाहिए होता है और वो भी शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर चाहिए होता है तो वो डिबेंचर्स इशू करते हैं, और अगर मिडिल टर्म के लिए चाहिए होता है तो हमने अभी देखा था पिछली बार ये वाला कमर्शियल पेपर इशू करते हैं। लेकिन अगर उनको बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, जैसे ना 15-20 दिन 25 दिन 1 महीना, तो फिर वो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो इशू किए जाते हैं, और ये इशू करके वो पैसा उठाती है और शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाया जाता है। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म
बैंक एडवांस, तो बैंक से भी आप शॉर्ट टर्म के लिए क्या क्या एडवांस ले सकते हो। तो शॉर्ट टर्म बैंक एक तो लोन हो गया, ठीक है। ये हो सकता है 1 लाख 1 साल के लिए कि आप मुझे 1 लाख का लोन दे दो, मैं आपको 1 साल बाद में इतना पैसा दे दूंगा, 1,10,000 रुपये मैं आपको दे दूंगा। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म लोन। उसके बाद आ सकता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है, तो ये एक तरीके का आपका करंट अकाउंट है जिसमें आपको पहले से ही पैसा दे दिया जाता है, ठीक है। करंट अकाउंट में क्या होता है, आप पैसा जमा कराते हो, उसके बाद पैसा निकालते हो। इसमें क्या होता है, कैश क्रेडिट में पहले से ही जो है बैंक आपको अकाउंट में 10 लाख जमा करा देती है कि ये लो 10 लाख रुपये, और ये आपकी लिमिट हो गई, ठीक है। अब आप 10 लाख रुपये खर्च कर दो, पहले खर्च कर लो, बाद में जमा करा देना। तो ये हो गया कैश क्रेडिट, ठीक है। एक करंट अकाउंट की तरह है जहाँ पे बैंक पहले से ही आपको लिमिट दे देती है कि इतना पैसा आप खर्च कर सकते हो, और उसके बाद आप उतना पैसा खर्च कर लो, ठीक है। और हर महीने के एंड में आप जितना पैसा है उतना जमा करा देना, ठीक है। ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर महीने जमा कराना है, आपको आप अपने हिसाब से जमा करा सकते हो, ठीक है। कभी भी जमा करा सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो अकॉर्डिंगली आपके। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ये एकदम 2-3 दिन के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है और वो बिल्कुल बिल्कुल अटक गया है, ठीक है, और उसको बिल्कुल अर्जेंटली पैसे की ज़रूरत है, उसने चेक लिख दिया है और वो चाहता है कि, तो बैंक उस कस्टमर की गुडविल के हिसाब से उसको ओवरड्राफ्ट दे देती है, जहाँ पे 2-3 दिन के लिए होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक जो है बहुत हायर इंटरेस्ट जो है चार्ज करती है, बहुत ज़्यादा हायर इंटरेस्ट होता है, लगभग ये 16 to 18% भी इंटरेस्ट जो है वो चार्ज कर लेती है यहाँ पे ना। उसके बाद आता है बिल परचेज। कई बार क्या होता है, जब आप देखिए, अब जब आप इसको आर्टिकलशिप में जाओगे या जब आप इसको ट्रेनिंग के अंदर देखोगे तो ये आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। बिल परचेज, बिल परचेज के अंदर क्या होता है कि जब आप माल बेच देते हो, जैसे कि आपने माल का प्रोडक्शन किया, ठीक है। अब प्रोडक्शन के लिए आप 2 चीज़ें उठाओगे, या तो एक लोन उठाओगे, ठीक है, जो जब आप फिक्स एसेट्स और ये सब खरीदोगे। इसके अलावा आप उठाओगे कैश क्रेडिट। अब ये कैश क्रेडिट क्यों हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, आपको कच्चा माल खरीदने के लिए चाहिए पैसा, आपको डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए चाहिए, आपको लेबर के हो गए, वेजेस वगैरह के हो गए, सैलरीज वगैरह के हो गए, तो उनके लिए आप कैश क्रेडिट उठाओगे, क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल की तरह वर्क करता है। और लोन आपने ले लिया बड़ी बड़ी मशीनरी खरीदने के लिए। अब यहाँ से आपने प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट को आपने सेल किया टू द कस्टमर। अब ये कस्टमर कहता है कि मैं आपको आज पैसा नहीं दूंगा, मैं आपको 1 महीने 1.5 महीने बाद पैसा दूंगा। तो अब वो यहाँ पे बिल देता है, बिल लिख करके दे देता है कि ये है ना, आपने बिल लिख दिया, बिल आपने लिख दिया, और वो यहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, कि हाँ मेरा इतना बकाया है। एक तो वो इन्वॉइस हो गया, ठीक है। एक होता है बिल, जो आपने सीखा होगा सीपीटी में, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो वो ये लिखता है और वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। अब क्या होता है, या हम जाते हैं बैंक के पास और बोलता है कि हमारा पैसा जो है वो कस्टमर के पास अटका हुआ है, आप ये बिल रख लीजिए, और कस्टमर से पैसा जब आएगा तो आप डायरेक्टली ये डॉक्यूमेंट चेक कर करके कस्टमर से पैसा कलेक्ट कर लेना, और हमें अभी पैसा दे दो। तो ये इस तरीके से आप जो है बैंक से आप शॉर्ट टर्म के लिए जब भी वो क्रेडिट है 1-1.5 महीने, तो उतना आप जो है पैसा उठा लेते हो। उसके अलावा एडवांस अगेंस्ट गुड्स वो होता है, ठीक है, ये भी कैश क्रेडिट की तरह ही होता है। और गुड्स जो यानी कि जो आपका जो स्टॉक के अंदर माल पड़ा हुआ है उसको आप हाइपोथिकेशन रख करके जो है एडवांस उठा दो। पैकिंग क्रेडिट सिमिलरली टू कैश क्रेडिट होता है, लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करने के लिए उठाते हो तो उसे हम पैकिंग क्रेडिट बोलते हैं, क्योंकि ये फिर फॉरेक्स के अंदर चलती है, ठीक है। अब आप समझोगे कि सर एक्सपोर्ट के अंदर है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपोर्ट के अंदर है तो इसका मतलब आपके पास पैसा जो है डॉलर में आने वाला है। तो पैकिंग क्रेडिट ऑब्वियसली है कि वो डॉलर या जो भी फॉरेन करेंसी है उसके अंदर ओपन किया जाता है, सो दैट कि आपको क्या है डिफिकल्टी ना हो रेट ऑफ एक्सचेंज के अंदर। उसके बाद बात करते हैं पब्लिक डिपॉजिट। अब पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, तो सिमिलरली ये इशू किए जाते हैं, और जो आम जनता है वो इन्हें खरीद सकती है, और 6 महीने से लेकर के 3 साल तक का रहता है। लेकिन आरबीआई ने इसके ऊपर एक कैप लगाया हुआ है कि आप मैक्सिमम 35% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व, इससे ज़्यादा आप जो है पब्लिक डिपॉजिट इशू नहीं कर सकते। उसके बाद आता है एडीआर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इंटरनेशनल जो है वो चीज़ आ जाती है कि जब आप इंटरनेशनली पैसा उठाना चाहते हो तो आप किस तरीके से उठा सकते हो। तो इंटरनेशनली जब आपको पैसा उठाना है, और वो भी अगर आपको यूएसए के नागरिकों से उठाना है, यानी कि यूएसए के जो सिटीजन्स हैं उनसे अगर आपको पैसा उठाना है, तो यहाँ पे मदद करता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। शॉर्ट सिंपली हम इसको समझ लेते हैं फटाफट से। ये होता क्या है कि जब भी कोई कंपनी यूएसए से पैसा उठाना चाहती है, लाइक मान लेते हैं जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है, वो चाहती है कि यूएसए के लोगों के पास काफ़ी पैसा है और वो ये पैसा हमारे अंदर लगा सकते हैं। तो वो अगर यूएसए में से पैसा उठाना चाहती है, यूएसए के लोगों से पैसा उठाना चाहती है, तो डायरेक्टली वहाँ जाकर के अपने शेयर नहीं बेच सकती, ठीक है। वहाँ के लोग यहाँ आकर के शेयर खरीद सकते हैं ऑफकोर्स, लेकिन वो वहाँ पे कैसे जाए, वहाँ के आम नागरिकों के पास कैसे जाए। तो वो क्या करेगी अपने जो भी शेयर्स है, जितने भी उसको एडीआर इशू करवाने हैं, जितने मान लेते हैं लेट से 100 करोड़ के अगर उसे एडीआर इशू करवाने हैं, तो 100 करोड़ वैल्यू के शेयर वो क्या करेंगे अपने इंडियन बैंक में या फॉरेन बैंक की इंडियन ब्रांच के अंदर डिपॉजिट करवाएंगे कि हमारे शेयर्स रहे, इनका आपको एडीआर इशू करना है। फिर वो जो इंडियन बैंक है वो जाएगी फॉरेन बैंक के पास और वो कहेगी
कि हमारे पास इनके शेयर्स पड़े हैं और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप इसके शेयर जो एडीआर है वो इशू कर लो। तो वो क्या करेंगे, जो फॉरेन बैंक है वो एडीआर जो है इशू कर देंगे, और जो वहाँ का आम आदमी है वो जब एडीआर आएगा तो वो बैंक से वो एडीआर परचेज कर लिया जाएगा। तो ऐसे में अल्टीमेटली पैसा यहाँ से इस बैंक के पास आया, ये बैंक से यहाँ आया और इससे यहाँ आया, और वो शेयर जो है यहाँ पे गिरवी रख दिए। हो सकता है वो शेयर यहाँ पर भी गिरवी रखे जा सकें, और जब भी रिलायंस जो है पैसा वापस चुका देती है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, सिमिलरली ये शेयर्स उसी समय कैंसिल कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो सिमिलरली जब आपको अमेरिका से पैसे उठाने थे, आपने एडीआर इशू किया। अब अगर ग्लोबली किसी कंपनी को इंडिया से पैसे उठाने हैं, किसी फॉरेन कंपनी को इंडियन मार्केट से अगर पैसे उठाने हैं, इंडियन कैपिटल मार्केट से अगर पैसे उठाने हैं, तो वो क्या इशू करेगा, वो आईडीआर इशू करेगा। आईडीआर सिमिलरली वो अपने शेयर वहाँ के किसी बैंक के पास गिरवी रखेगा, वहाँ का बैंक हमारी बैंक को बोलेगा, इंडियन बैंक को बोलेगा कि मेरे पास इनके शेयर्स है। अगर इंडियन बैंक को उस बैंक पे विश्वास है तो ठीक है, नहीं तो बोलेगा कि शेयर मुझे दो। वो शेयर यहाँ ट्रांसफ़र किए जाएंगे इस बैंक के पास, और ये बैंक फिर आईडीआर इशू करके इंडियन लोगों से, इंडियन भारतीय लोगों से पैसा उठा करके विदेशी कंपनी को दे दिया जाएगा। ठीक है, इसमें हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। मान लीजिए है ना, हमारे पास पैसे हैं काफ़ी सारे लगाने के लिए, लेकिन हमारे पास ऐसी कंपनियां नहीं है जहां हम लगा सके। मान लीजिए आपको लगाना है यूएसए की किसी टेक कंपनी के अंदर। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी की इतनी अच्छी अच्छी कंपनियां नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि यूएसए की वो जो टेक कंपनी है वो काफ़ी अच्छा ग्रो करेगी, तो आप आईडीआर के माध्यम से वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये क्या होता है, अगर आपको अमेरिका में लगाना है तो आपने एडीआर इशू करवाए, अगर आपने इंडिया से पैसे उठाने हैं तो आपने आईडीआर इशू करवाए। लेकिन अगर आपको बाकी और देशों में अगर पैसे उठाने हैं, जैसे चाइना हो गया, आप इंग्लैंड हो गया, इस तरीके की अगर कोई कंट्री है, तो वहाँ से अगर आपको पैसे उठाने हैं तो फिर आपको GDR इशू करवाने पड़ते हैं उस कंट्री के अंदर। तो ये मेनली ट्रेडिंग होता है यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है, हालांकि आप जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका, यहाँ पर भी आप इशू करवा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट मेनली क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में थोड़ा पैसा ज़्यादा है, तो वहाँ से ये ज़्यादा ट्रेडिंग होती है इनकी। ठीक है, तो नाउ आज का वीडियो बस इतना ही है, और यहाँ पर हमने आज का जो चैप्टर नंबर 2 है, थोड़ा थ्योरी टॉपिक था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, गुड बाय।